नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पारुल पंखुरी। स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस खास कार्यक्रम एक मुलाकात पंखुरी के साथ में। और इसे आप देख रहे हैं काव्यालय के सौजन्य से। हम तो तेरे प्यार में रीझे, हम तो तेरे प्यार में ऐसे रीझे गए रिझाए, हम तो तेरे प्यार में ऐसे रीझे गए रिझाए, जैसे कोई जादूगरनी तक तक बाण चलाए। जो भी थोड़ा सर आंखों पर लेना, हमको तो आता है बूंदों को सागर कर देना। हम तो तेरे प्यार में ऐसे भीजे और सुख पाए, जैसे गौरैया पानी में खेले और नहाए। आहा, कितना सुंदर मन मोह लेने वाला गीत है। मित्रों, हमारे अगले मेहमान की यही विशेषता है। उनकी कलम से गीत ऐसे प्रभावित होते हैं जैसे झरना स्वतः ही अपने लिए जगह बना लेता है। कवि महोदय के स्वयं के शब्दों में भी जब हृदय बोलता है तब कविता बनती है, जब हृदय बोलता है तब कविता बनती है, किंतु जब हृदय डोलता है तो कविता को गीत बनना ही पड़ता है। मैं बात कर रही हूँ श्री अमृत खरे जी की, जो लखनऊ भारत के निवासी हैं। अमृत खरे जी बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत थे। 2016 में इन्होंने अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली और तब से लेके उससे भी पहले से काव्य के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इन्हें अपने काव्य के क्षेत्र में काम करने के लिए सारस्वत सम्मान 2003 में, राजभाषा कार्यान्वयन समारोह में विशिष्ट सम्मान 2005 में, अरविंद पुस्तकालय द्वारा हिंदी दिवस पर सम्मान 2005 और सागर संस्कृति द्वारा सागरिका सम्मान 2006 से सम्मानित किया जा चुका है। वे जितने कुशल गीतकार हैं उतने ही निर्मल हृदय के व्यक्ति भी हैं। आइए उनसे मिलते हैं। नमस्कार अमृत जी। नमस्कार। दर्शकों को, मुझे, काव्यालय के हमारे सभी मित्रों को अपने बारे में कुछ बताइए, अपने जीवन के बारे में, अपने काव्य के बारे में। अब देखिए, आपने मेरे बारे में पहले ही बहुत कुछ बता ही दिया था। नहीं सर, हो तो मैंने आपको कम ही बताया है। और क्या कहूँ। मेरे जीवन में न कोई रोचक कहानी जैसा है, न कोई रहस्य है, और न कोई ऐसी उपलब्धि है कि जिसका सगर्व उल्लेख करूं। नहीं सर, बस उपलब्धियां तो बहुत जिंदगी है। हाँ। जिंदगी है, गुजरती जा रही है, गुजरती रही जिंदगी धीरे धीरे, गुजरती रही जिंदगी धीरे धीरे। न सुर ही सधे राग आशावरी के, न सुर ही सधे राग आशावरी के, न चलना हुआ साथ लय बावरी के। भटकती हुई दर्द की घाटियों में कि बजती रही बांसुरी धीरे धीरे, गुजरती रही जिंदगी धीरे धीरे। बहुत ही सुंदर, गुजरती रही जिंदगी धीरे धीरे। बहुत सुंदर। हाँ, ये है कि मुझे बहुत जल्दी ये समझ में आ गया था कि अकेला गीत ही है जो कि दुख में साथ रहता है। भाई बहुत सुंदर बात कही। अकेला गीत ही है जो कि दुख में साथ रहता है, हृदय की बात सुनता है, हृदय की बात करता है। कहता है अकेला गीत ही है जो कि दुख में साथ रहता है, हृदय की बात सुनता है, हृदय की बात करता है। तो गीतों ने बड़ा अच्छा साथ निभाया और अच्छे से समझा भी दिया कि चलो स्वीकार कर लो जिंदगी को जिस तरह भी हो, चलो स्वीकार कर लो जिंदगी को जिस तरह भी हो, संभालो अश्रु की मंदाकिनी को जिस तरह भी हो। वाह, बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर। संभालो अश्रु की मंदाकिनी को जिस तरह भी हो, और बस सब कुशल मंगल है। गीत है और मैं हूँ। बहुत ही सुंदर है सर। सबके मन में इच्छा तो रहती है कि सर, मतलब आप लखनऊ में ही पैदा हुए, वहीं पले बड़े, या फिर आपका कुछ ट्रांसफरेबल जॉब लखनऊ के बड़ौदा में काम करते थे? लखनऊ के निकट का छोटा सा शहर है बाराबंकी जी, वहां मेरा जन्म हुआ था। और ये शब्दों की ओर क्यों मुड़ता है, भाषा की तरफ क्यों मुड़ता है, कोई संगीत की तरफ क्यों मुड़ता है, कोई खेल की तरफ क्यों मुड़ता है, कुछ कारण तो होता ही है। हाँ जी सर। तो मेरे घर में कुछ माहौल साहित्य का था जी। मेरी दादी अनपढ़ थी, लेकिन को इतने लोकगीत याद थे
और इतने अच्छे से सुनाती थी कि जो भी सुनता था प्रभावित तो होता ही था। तो अच्छा कुछ सर। उसका प्रभाव रहा होगा। जी जी। मेरी माता जी रामचरितमानस का नियमित पाठ करते थे, उनकी सुबह उसी से होती थी। हमारे पिताजी समय समय पे हवन करवाते रहते थे, तो उसमें मंत्र पाठ सुनने को मिलता था, जी उससे भी थोड़ा सा जुड़ा। और हमारे घर में ये होता था, गर्मी की छुट्टियां होती थी तो जो बाराबंकी की 2 लाइब्रेरी थी, एक हिंदी पुस्तकालय और एक विश्राम सदन पुस्तकालय, तो उसकी सदस्यता ले ली जाती थी। जी। तो उस समय 2 महीने की छुट्टियों में जब तक बाहर नहीं है तो विश्व साहित्य का बड़ा अध्ययन मनन होता था, सब लोग पढ़ते थे। बहुत अच्छा सर। और घर में कुछ भी स्थिति हो, सारे काम रोक दिए जाएं, लेकिन धर्मियों की खरीदारी, साप्ताहिक हिंदुस्तान की खरीदारी, कादम्बनी, ये सब नवनीत, चलता रहता था। पराग, पायनियर, इनकी खरीदारी पे आंच नहीं आती थी। जी तो धीरे धीरे वो रस मिलने लगता है, कुछ उधर दिशा भी मिलने लगती है। तो हमको कविता में रस ज्यादा मिलने लगा, पढ़ा तो बहुत कुछ, जी। सैकड़ों कविताएं तो मुझे याद हो गई थी। अच्छा कभी कक्षा में, कभी समारोह में कहा जाता था भाई कविता सुनाना, अमृत सुनाएंगे कविता, तो मैं कविता पाठ किया करता था। और इसके साथ धीमे धीमे अपने को अभिव्यक्त करने की छटपटाहट पैदा हो गई। दूसरे की कविताओं से काम चलना धीरे धीरे बंद होने समाप्त लगा। हो गया। ये कुछ जी छूट रहा है, कुछ छूट रहा जी है जी। जो मेरा नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा सा आदमी उधर बढ़ता है, मैं भी बढ़ा। मुझे याद है कि मेरी पहली कविता स्वतंत्र भारत में छपी थी जब मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता था। वाह। जी। छपी वो हुई छठी कविता, में छपी गई। हाँ, बहुत। लेकिन वो कविता क्या छपी कि वो जो इस दिशा का दुख था वो सुख में बदल गया। जी हृदय बल्लियों उछलने लगा, उठते बैठते सोते जागते हर समय कविता कविता कविता। कभी पढ़ाई करते समय, कभी सोने के बीच में जग गए तो भी कविता की धुन लग जाती। और वाह। होता ये कि अगर मैं कुछ लिखता तो इतनी एक छटपटाहट होती थी किसी को सुनाए, तो घर में सुनाता जरूर था। और जब सुनाता था कोई सलाह मिलती थी या प्रशंसा होती थी तो लगन दुगनी हो जाती थी। ऐसे चल रहा था कि 9वीं कक्षा में जब मैं पढ़ रहा था तब पहली बार मैंने काव्य मंच जैसे काव्य पाठ किया, कवि सम्मेलन में। बाराबंकी में एक देवा मेला होता है, हाँ हाँ आप जानते होंगे। हाँ, तो बिल्कुल। बड़ा मंच होता है, वहां 50,000 आदमी बैठता है। तो उसमें कविता पाठ करने का अवसर मिला और हजारों लोगों ने सुना, वरिष्ठ कवियों ने सुना, प्रशंसा मिली, पीठ थपथपाई गई, तो उत्साह और बढ़ा। और उस मंच पे बलवीर सिंह रंग साहब भी थे। हाँ तो बलवीर सिंह रंग साहब ने मुझसे कहा कि तुम कवि सम्मेलन करोगे। अच्छा। तो उन्हें सोचा होगा छोटा बच्चा है, हो जाएगा, इसको करना भी चाहिए। लेकिन मैंने मना कर दिया, तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। हुआ क्या, जो उस कवि सम्मेलन के संयोजक थे बाबूलाल कुसमेश जी, जो कांग्रेस के नेता भी थे, मंत्री भी रहे थे और बहुत अच्छे कवि थे, उन्होंने मुझसे कह रखा था देखो अमृत, कविता करना, कवि सम्मेलनी कवि न बनना। हाँ उनको कवि सम्मेलनी कवियों से बड़ी चिढ़ थी। हाँ और वो कभी कभी बताए भी थे कि देखो क्या हरकत करते हैं, देखो क्या हरकत करते हैं। तो ये बात मेरे मन में बैठी कि कवि सम्मेलनी कवि नहीं बनना है, कविता करना है और जीविकोपार्जन का कुछ और उपाय रखना है। वो मैंने किया और आज अमल करता हूँ। कभी सम्मेलन नहीं हुआ, कहीं गया भी तो बहुत कोई आत्मीय है तो वहां चला गया, या कोई बहुत ही साहित्यिक स्तरीय मंच है तो वहां चला गया, अन्यथा नहीं। और फिर मैंने अपनी पढ़ाई के साथ जैसे ही ग्रेजुएशन हुआ, हमने बैंक ज्वाइन कर लिया और ये प्रयास करता रहा कि कब अपने पैरों में खड़ा हो जाऊं तो इससे भी मुक्ति पाऊं, लेकिन वो अवसर जल्दी आया नहीं। फिर जब आया, भले बहुत देर से, तो मैंने प्रणाम कर लिया बैंक को भी और
अब जो है अपने रंग में हूँ। बहुत अच्छी ये है बात, जीवन, बहुत अच्छी बात ये है। है, बस ये छोटी सी कहानी है और मैंने बताया कि कैसे क्या होता गया जी। बहुत अच्छा। अब ये है, इस कविता के लाभ भी मिलते हैं। देखिए, इस कविता ने ही आप लोगों से जोड़ा है। ये बात तो है। विनोद जी के पास पहुंचा दिया, पारुल जी के पास पहुंचा दिया, वाणी जी के पास पहुंचा दिया। ये कविता न होती तो आप लोग कैसे मिलते? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आप तो इतनी अच्छी, आप तो सचमुच क्या भी है। मैं तो बस रहीमन हीरा कब कहे लाख टके निर्मोल। वाह। अब आप थोड़ी ना कहेंगे, वो तो हम कहेंगे। ये बलबीर सिंह रंग, ये क्या बाराबंकी के ही थे रहने वाले? नहीं, ये एटा के थे। एटा के थे। और मेरे सामने तो वो बहुत ही वरिष्ठ हुए। मैं तो बच्चा था उनके सामने, और वो उस समय अ, हमारे ख्याल से वृद्धावस्था की ओर पहुंच रहे थे। अच्छा। तो काफी वरिष्ठ थे। हाँ, ये उन्हीं के, जी तुम्हारी शपथ मैं तुम्हारा नहीं हूँ, भटकती जी रहती जी 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 किनारा जी, नहीं हूँ। उन्हीं के। हाँ, जी 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 जी। देखिए, गीतों में जो प्रत्यक्ष प्रभाव लाने की कला है, वो हाँ, रंगजीला है। वो लाते थे वो आप। रंगजीला है, जो अधिकतर गजलों में पाई जाती है। बिल्कुल। हाँ डायरेक्ट अपील। हाँ तो वो उन्होंने बड़ा काम किया इस पे। और उनके जब गीत सुने जाते हैं तो उनमें भी वही प्रत्यक्ष प्रभाव मिलता है जो गजल में होता है। हाँ हाँ, तो उनकी बहुत बड़ी देन है सही बात। ये। बच्चन जी और रंग, इनसे ही आगे के गीतकार। अमृत जी जी का एक गीत संग्रह मयूरपंख नाम से प्रकाशित हो चुका है। उस गीत संग्रह के गीत ऐसे हैं कि उसे पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि जुबान पे शीरी का स्वाद आ गया हो। शीरे का जो स्वाद है वो उस पे आ जाता है। हम भुलाने में 100 जमाने लगेंगे, मगर हम तो फिर याद आने लगेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत गीत है ये तो, पढ़ा। दाबे रखे फूल ये जैसे, किताबों में दाबे रखे फूल जैसे, रुमालों में पोहे गए इत्र जैसे, न भेजी गई बावरी चिट्ठियों से, न भेजी गई बावरी चिट्ठियों से, छुपाकर सहेजे रखे चित्र जैसे, अचानक किसी अनमनी सी घड़ी में निकल आएंगे महमहाने लगेंगे। मतलब क्या कशिश है, क्या मरमरी सा एहसास है बहुत इस ही गीत सुंदर। का। एक से बढ़कर एक है सभी गीत। बहुत। अमृतसर, आप खुद भी इतने भावुक गीतकार हैं। मैं जानना चाहती हूँ, आपने समर्पित सत्य, समर्पित स्वप्न, विनोद जी का सर का जो निकला है काव्य संग्रह, वो आपने जी पढ़ा, तो आपको जी जी। उसका संकलन कैसा लगा आपकी नजर में? समर्पित सत्य, समर्पित स्वप्न क्या है, कैसा है वो एक बार हमें बताइएगा प्लीज। देखिए, ये कविता संग्रह निश्चित ही अद्भुत है। जी और मैंने एक संक्षिप्त समीक्षा भी इस पर लिखी है, हाँ जी सर, और वो हमने पढ़ी है, आपने कार्यालय बहुत पर अच्छी रखी है कार्यालय जी। पर पोस्ट की है। बहुत कुछ बातें उसमें मैंने कही हैं, जी वो समीक्षा के तौर पे। लेकिन आज मैं जो कहना चाहता हूँ वो दो तीन और बिंदु हैं, क्योंकि उसको तो लोग देखेंगे ही। ये अतिरिक्त बिंदु हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कि देखिए, कविता लिखना और कवि होना दोनों में अंतर होता है। अगर कोई सायास कविता लिखता है तो वो अलग होती है, और जो कवि कविता लिखा है वो अलग होती है। विनोद जी की कविताएं कवि की कविताएं हैं, वो हृदय से कवि हैं। उनकी भाषा जो है कविता की भाषा है, उनके भाव जो है कविता के भाव हैं। तो इतने एकाकार हो जाते हैं कि विनोद जी और उनकी कविता एक जैसी हो जाती है। उसका प्रभाव क्या पड़ता है कि जो सायास लिखता है उसमें और जो अनायास लिख डालता है उसमें जो अंतर होता है उनकी कविताओं में है, वो है सरलता। विनोद जी के व्यक्तित्व की सरलता इनकी कविता में भी झलकती है। उसका लाभ क्या होता है कि देखिए, कठिन लिखना बहुत सरल होता है। लोग लिखते हैं बड़े कठिन कठिन से शब्द, बड़े लंबे लंबे वाक्य, उलझती हुई बातें, दूसरे को फंसा देने वाले विचार। वो नहीं, सरल लिखना कठिन होता है। तुरंत अपनी बात संप्रेषित हो जाए, दूसरे के हृदय तक पहुंच जाए,
आदमी उस मना स्थिति में आ जाए जिस मना स्थिति में कविता रची गई थी। यानी उन क्षणों में कवि जो था पाठक बन जाता है तो वो कविता होती है। विनोद जी की कविता में ये मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है, जो बहुत कम मिलता है। तो ये कठिन नहीं लिखते हैं, सरल लिखते हैं। इनकी कविता को समझने समझाने के लिए किसी व्याख्या की, ऐसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती, ये बिल्कुल स्पष्ट होती है। ये बहुत अच्छी कविता की, बहुत सुंदर कविता की, बहुत सार्थक कविता की, समर्थ कविता की पहली पहचान होती है। तो मैं इस सरलता के लिए विनोद जी को प्रणाम करता हूं, उनको बधाई भी देता हूं। और दूसरी क्या बात है कि जब मैंने कहा कि उलझी हुई भाषा नहीं, कठिन भाषा नहीं, तो कविता की भाषा क्या होती है? कविता की भाषा बनावटी नहीं होती है, बुनावटी होती है। वो समर्थ भाषा भी विनोद जी के पास है। ये दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो नकली कवि और असली कवि में अंतर कर देता है। समर्थ भाषा होती क्या है? जो स्वयं तो ओझल रहती है, आप पढ़ते पढ़ते भाषा को भूल जाते हैं, भाषा दिखना बंद हो जाती है, भाषा महसूस होना बंद हो जाती है, भाषा सुनाई नहीं देती है, लेकिन क्या होता है कि जो अभिव्यक्ति है वो साकार हो जाती है। जी सर, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। जैसे बहुत सुंदर बात कही आपने यहाँ पे। तो ये सामर्थ्य भाषा की विनोद जी के पास है। विनोद जी वैज्ञानिक हैं, मैं उनकी भाषा में कहूं तो जैसे रॉकेट भेजा जाता है तो रॉकेट लॉन्चर भी होता है, लेकिन लॉन्चर वहीं रह जाता है, रॉकेट आगे निकल जाता है। जी जी, तो उनकी अभिव्यक्ति लोगों तक पहुंच जाती है। वो भाव रॉकेट की तरह ऊपर पहुंच गए और भाषा वहीं की वहीं ठहर गई, और उसकी तब लोग देखते हुए नहीं है, देखते कि रॉकेट कहाँ गया। तो ये समर्थ भाषा विनोद जी के पास है, उसके लिए भी मैं उन्हें बधाई देता हूं। जब वो लिखते हैं तो शब्द शब्द नहीं रहते, वाक्य वाक्य नहीं रहते, रहती है तो बस एक निस्तब्ध भाव भूमि। उस भाव भूमि में पाठक आता है और कविता का स्नेह पाता है, दुलार पाता है और कवि की मन स्थिति तक पहुंचता है। तो ये समर्थ भाषा भी समर्पित सत्य समर्पित स्वप्न में मिलती है, ये बहुत बड़ी चीज है। तीसरी बात जो मैं और कहना चाहूंगा कि विनोद जी अपनी भाषा भाव विचार से आधुनिक कवि हैं। ये समर्पित सत्य से स्पष्ट होता है। जब आप पढ़ेंगे तो आधुनिक गीतकार, आधुनिक गजलकार, आधुनिक मुक्तकार, आधुनिक बाल गीतकार जो हैं उनकी पंक्ति में हैं, लेकिन ये परंपरा से रस ग्रहण करते हैं, कटे नहीं है। मैं कहना नहीं चाहता था, जैसे इन नवगीत चला है जी जी, तो नवगीत के साथ दुखद स्थिति क्या है कि नवगीत परंपरा से रस ग्रहण नहीं करता, तो सरस नहीं होता, रूखा हो जाता है, किसी को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, तो उसका संप्रेषण शून्य हो जाता है, तो उसका लिखना भी व्यर्थ हो जाता है। विनोद जी जब लिखते हैं तो परंपरा से जुड़े रहते हैं, उस पौधे की तरह होते हैं जिसकी जड़ें जमीन में हैं, फूल आकाश में खिलते हैं, सुगंध हम लेते हैं, लेकिन वो रस कहाँ से लेते हैं, किस परिश्रम से लेते हैं, वो विनोद जी की कविता में दिखाई देता है। तो इसीलिए इनकी कविता में होता क्या है कि कहीं कहीं समसामयिक खुरदुरे संदर्भ दिखाई तो देते हैं, लेकिन उनके साथ मिट्टी की महक भी होती है, फूलों की सुगंध भी होती है। और इस तरह से इस कविता में, विनोद जी की कविता में, समर्पित सत्य समर्पित स्वप्न की कविता में हमें ब्रह्मानंद सहोदर भी प्राप्त हो जाता है। संस्कृत साहित्य में कविता के लिए कहा गया है कि ब्रह्मानंद सहोदर, ब्रह्म के आनंद जो मिलता है उसका भाई है, ये सहोदर है, उसकी बहन है, बहुत अच्छी बात, उसके साथ ही साथ जन्म लेने वाली चीज है। तो ये चीज जो है, जो मैं उस समीक्षा के आगे बढ़ करके बता रहा हूं, अपने दिल की बात बता रहा हूं, तो उसके लिए विनोद जी बहुत ही, अब बधाई देना तो खैर बड़ा अजीब लगेगा, बहुत अग्रज हैं, आदरणीय है हमारे, लेकिन भाषा की भी एक सीमा होती है, कुछ शब्दों का सहारा तो ले नहीं पड़ता है। तो मैं बधाई दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ऐसी ही कविताओं से वो हम लोगों को
प्रेरित करते रहें, हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें, हम लोगों का उत्साहवर्धन करते रहें और इसी तरह से हम इनकी कविता से प्रेरणा पाते रहें। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, विनोद जी को प्रणाम करता हूँ, उनकी काव्य प्रतिभा को प्रणाम करता हूँ। मैं कहता हूँ वो स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु रहें और हम लोगों पर अपना स्नेह भाव बनाए रखें। ये समीक्षा के साथ मैं जोड़े दे रहा हूँ। बहुत ही सुंदर आपने सारी बातें कही और बात करते करते मुझे बीच में स्ट्राइक हुआ जब आपने वो रॉकेट वाली बात कही कि आप भी लखनऊ के हैं, कुल मिला के विनोद सर भी लखनऊ के हैं, विनोद सर वैज्ञानिक हैं, आपने भी बीच में उनका काव्य और रॉकेट जोड़ के वैज्ञानिक वाली एक बात कर दी। तो मतलब मैं पूछना चाह रही हूँ कि लखनऊ और उसके आसपास की मिट्टी में क्या वैज्ञानिक और काव्य कुछ का कुछ मिला जुला रूप वहाँ के लोगों में सब मिलता है क्या? अब किया तो देखिए, मैंने भी बीएससी है जी, तो जी, मैं जी। विज्ञान का छात्र हूँ। जी जी विज्ञान का छात्र तो रहा वैसे ही। अलग अलग पर्टिकुलर क्षेत्रों का मुझे लगता है कि जैसे वहाँ के लोक संस्कृति का, लोक गीतों का, वहाँ की भाषा है, उन सब चीजों का भी पूरे माहौल पर उस घर के भी बाहर के भी थोड़ा परिवर्तन, इस चीज का बहुत फर्क तो पड़ता ही है। बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है और लखनऊ की भाषा की तो अलग पहचान ही है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो नवाबों की भाषा है और इतनी नजाकत के साथ बोलते हैं। दूर से लोग पहचान लेते हैं। मुझे याद है, मैं बहुत पहले बॉम्बे में था तो एक दुकान पे गया मैं, तो छूटते उसने पूछा आप लखनऊ के हैं? तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, तो हमने कहा क्यों? कह नहीं, आपकी बात से लग रहा है। तो उतना तो हम भी नहीं जानते, लेकिन बाहर वाले अंतर करते हैं। आज की हिंदी में जो परिवर्तन आया है, जो भाषा से ही पहचान लेते हैं लखनऊ वाले लोग। बॉलीवुड की हिंदी में जो परिवर्तन आया है, करो, जाओ, आओ, तू, ये बोला जा रहा है, लखनऊ में अभी नहीं बोला जाता। सही बात है। लखनऊ में भी अभी आप है और पहले आप भी है। हाँ, बिल्कुल। और लखनऊ में आइए, बैठिए, सुनिए, बात कीजिए, तशरीफ रखिए, यही चलता है। तो उसका लाभ कविता में मिलता है और जो नाजुक नाजुक सी कविता लिखता है उसे तो बहुत मिलता है। अब चाहे वो विनोद जी हो, चाहे मैं हूँ या आप हूँ। अमृत जी, मुझे पता चला है कि आप वेदों की ऋचाओं का अनुवाद करने का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम आजकल कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप इसके बारे में भी हमें बताएं जरूर कि वेदों की ऋचाओं से आप क्या कर रहे हैं, मतलब आम आदमी के लिए, आजकल के लोग जो भी हैं, पढ़ने वाले बच्चे या बड़े, एक साधारण भाषा में उनको इतना सब कुछ जानने के लिए मिलेगा, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए बात जरूर आप बताइएगा, वेदों की ऋचाओं पर आप क्या काम कर रहे हैं? जी जी, इसका श्रेय मैं लखनऊ से एक वैदिक विचारधारा का पत्र निकलता है, आर्य लोक वार्ता, उसके संपादक डॉक्टर वेद प्रकाश आर्य जी को दूंगा। जब उन्होंने आज से लगभग 22-23 वर्ष पहले इस पत्रिका के प्रकाशन की योजना बनाई, तो उन्होंने ये दायित्व तो मुझे दिया। अब क्यों दिया ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं संस्कृत का विद्वान नहीं था, तो वेदों का विद्वान भी नहीं था और हिंदी भाषा भी मुझको उतनी ही आती जितना सामान्य आदमी को आती है। हिंदी का भी मैं विद्यार्थी नहीं रहा। ये तो आपकी मॉडेस्टी है। लेकिन उन्होंने कहा और मुझे अब आश्चर्य होता है कि मैंने स्वीकार क्यों कर लिया। मुझे नहीं स्वीकार करना चाहिए था, क्योंकि जब अपने में सामर्थ्य न हो तो वो कार्य ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने कर लिया। फिर ये 22 वर्ष से ये कार्य चल रहा है। वो हर अंक में प्रथम पृष्ठ पर एक अनुवाद मेरा प्रकाशित करते हैं। कभी अनुवाद में विलंब हो गया तो पुराना कोई रिपीट कर देते हैं। इस तरह से ये कार्य 22-23 वर्षों से चल रहा है। तो उस क्षेत्र में भी अनुभव बढ़ा, अब कुछ कार्य हुआ। अब कैसा हुआ है ये मैं क्या जानूं, ये तो पता चलेगा जब उसकी भी पुस्तक तैयार होकर सामने आएगी। हालांकि उनकी पत्रिका के जो पाठक हैं तो उनकी तरफ से मुझे काफी सम्मान मिलता है, लोग पसंद भी करते हैं, प्रशंसा भी आती है। अभी हमारा एक अनुवाद जो है वो उर्वशी पुरुरवा संवाद का उन्होंने मुखपृष्ठ पे छापा था, पूरे पन्ने पे कवर स्टोरी की तरह, तो उसमें भी बहुत रिस्पांस अच्छा आया उनके पास। तो ऐसे में अच्छा लगता है कि हाँ, लगता है मैं कुछ कर ले पा रहा हूँ।
बिल्कुल, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। बस अमृत इतना जी, सा आप है। बहुत अच्छा। तो इस आपने पुस्तक का मैं पूछ रहा था, संस्कृत कहाँ पढ़ी? बीएससी के साथ ही पढ़ी, बाद में पढ़ी? देखिए, संस्कृत जो है अनिवार्य संस्कृत के रूप में इंटर तक पढ़ाई जाती है, बस उतनी ही मैंने पढ़ी है। और जो सहायक हिंदी पढ़ाई जाती है इंटर तक, वही मैंने पढ़ी है। हाँ, वही मैंने भी पढ़ा वैसे तो, जी संस्कृत। जी सर आपका एक यूट्यूब चैनल भी है अमृत जी? जी। हाँ जी सर, वो किस चीज से रिलेटेड है, मतलब क्या चीज आप वहाँ पर पोस्ट करते हैं वो उसके बारे में? चैनल तो बहुत गंभीरता के साथ मैं नहीं चला रहा हूँ। कभी कभी मन जब भटकता है, कुछ दूसरा करने के लिए उलझता है, तो कभी वीडियो डाल देता हूँ, गीत का, कविता का। एक तो ये होता है, कुछ वहाँ पे धर्म आप दर्शन से। फेस टू फेस आप अपना वीडियो डालते हैं, मतलब अपने आप अपने गीत हाँ, गाते फेस टू फेस भी डाले हैं, जी और जी। जो फेस टू फेस नहीं है ऐसे भी डाले हैं। और कुछ अच्छा धर्म दर्शन से जुड़े कभी कभी प्रश्न आते, छोटा सा प्रश्न आया, मैंने कुछ आया तो हमने कहा इसको भी डाल के देखते, वो भी डाला है। अच्छा और चूंकि अच्छा मैंने धारावाहिक भी लिखे हैं दूरदर्शन के लिए, कुछ अच्छा सर टीवी फिल्में पहले लिखी थी, अच्छा। जी। तो इधर हमने अपने यूट्यूब चैनल के लिए 2 लघु फिल्में भी बना डाली। एक हाँ, है ये कैसा समाधान, और एक है कि भाभी मत जाओ। तो अच्छा। वो भी एक प्रयोग है, बस प्रयोग के ऊपर कुछ नहीं। नहीं तो आप बहुत ही गुणी हैं, आपकी तो फिर बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा है हर तरह की।